हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 5वां पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 4 पार्ट हमने बना दिए हैं। उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उप प्रत्यायोजन समझाइए, एक्सप्लेन सब डेलीगेशन। दोस्तों, उप प्रत्यायोजन का अर्थ होता है किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को सत्ता का अंतरण करना। दोस्तों, जैसे कि जो बड़े पद में अधिकारी होते हैं, अपना क्योंकि इतना काम हो जाता है तो वो अपना कुछ काम अपने नीचे वाले अधीनस्थ जो उनके नीचे होते हैं उनको काम बांट देते कि आप ये काम आप देखेंगे, इतना काम आप देखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा होता है उप प्रत्यायोजन। दोस्तों, हाल के वर्षों में उप प्रत्यायोजन की तकनीक के प्रयोग में वृद्धि हुई है। हाल ही के कई वर्षों में उप प्रत्यायोजन की तकनीक का प्रयोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग बांट देना। दोस्तों, उप प्रत्यायोजन तभी होता है जब नियम निर्माता प्राधिकरण आगे और शक्तियों या तो स्वयं को या किसी अन्य को अधीनस्थ अभिकरण का विधायी चरित्र के नियम अथवा निर्देश अथवा अन्य अनुदेशों का प्रत्यायोजन करता है। दोस्तों, जैसे नियम निर्माता जो कोई नियम बनाते हैं, उसके बाद उनकी शक्तियों को आगे अधीनस्थ के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं नियम के द्वारा। आधुनिक प्रशासन में उप प्रत्यायोजन का प्रचलन आवश्यक हो गया है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर होता है और इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्टर की ही शक्तियाँ सब इंस्पेक्टर को मिली होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि उच्चस्थ कार्यपालक प्राधिकारी को विस्तार से कार्य किए जाने की अपेक्षा नीति निर्माण के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। पर जो बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको बहुत काम होता है, इसलिए वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखे होते हैं। उप प्रत्यायोजन को 2 आधारों पर उचित ठहराया जाता है। प्रथम यह कि प्रत्यायोजन के अधिकार में ही उप प्रत्यायोजन का अधिकार सम्मिलित है, तथा द्वितीय यह कि उप प्रत्यायोजन प्रत्यायोजित का अनुषंगिक एंसिलरी कार्य है। जो उनका कार्य होगा, उन्होंने वही काम ट्रांसफ़र किया है तो वही काम करेंगे। ठीक है, उप प्रत्यायोजन यही होता है, सब डेलीगेशन। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, घोषणात्मक वाद क्या है। व्हाट इज डिक्लेरेटरी सूट। दोस्तों, घोषणात्मक वाद में न्यायालय द्वारा किसी अधिकार की घोषणा मात्र करने की प्रार्थना की गई होती है। यह एक ऐसा उपचार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी के अधिकारों तथा दायित्वों का निस्तारण बिना किसी प्रपीड़न या निदेशक आज्ञप्ति के अंतिम रूप से कर दिया जाता है। न्यायालय जो हमारी घोषणा करती है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है या कोई प्राधिकारी है उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो यहाँ पर न्यायालय उस पर घोषणा कर सकती है कि उनके अधिकार के द्वारा घोषणा करती है कि उनको इनके अधिकार का हनन ना हो, या इनके दायित्वों का निस्तारण करती है कि इनके ये दायित्व हैं, इनका दायित्व का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें घोषणात्मक वाद होता है हमारा डिक्लेरेटरी सूट। ठीक है, न्यायालय जारी करता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों, राज के कृत्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्ट ऑफ स्टेट। राज के कृत्य के बारे में समझाइए। आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, एक राज्य द्वारा किसी अन्य संप्रभु राज्य या उस संप्रभु राज्य के नागरिकों के साथ संव्यवहार में किया जाने वाला कार्य राज का कृत्य कहा जाता है। जो हमारा एक राज्य होता है, संप्रभु राज्य होता है, वो अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने नागरिकों के लिए, नागरिकों के हित के बारे में कार्य करता है। ठीक है, नागरिकों की शिक्षा के लिए, नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए हर तरीके से एक राज्य काम करता है अपने नागरिकों के लिए। वही जो कार्य करते हैं वही हमारा राज्य का कृत्य कहा जाता है। ठीक है, एक राज्य, संप्रभु राज्य अपने नागरिकों के लिए सब तरीके से काम करता है। जैसे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसके द्वारा अमेरिका या रूस जैसे संप्रभु राष्ट्र या उसके नागरिकों के साथ संबंधों के अनुक्रम में यदि कोई कार्य किया जाता है तो इसे राज्य के कार्य की संज्ञा दी जाती है। राज्यकृत संप्रभुता के अंतर्गत किया जाता है। इसकी बाध्यता संप्रभु शक्ति पर निर्भर करती है, ना कि देशी विधि पर। ठीक है, एक संप्रभु राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए जो भी काम करता है वो राजकृत्य के बारे में आते हैं। आप समझ गए होंगे।
राज्य के कृत्य यही होते हैं। जो एक संप्रभु राष्ट्र होता है, नागरिकों के प्रति जो भी कार्य करता है वो राज्य के कृत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारियों को संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट। दोस्तों, संविधान द्वारा सिविल सेवकों को प्राप्त दो प्रमुख संरक्षणों में पहला अनुच्छेद 311 के सब क्लॉज फर्स्ट में प्रदत्त संरक्षण है, जिसमें अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा हटाया ना जाना, तथा दूसरा 311 के सब क्लॉज सेकंड में जिसमें सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना, कि अगर कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थ को हटा नहीं सकता और उसमें सुनवाई का उनको अवसर दिया जाएगा और कोई भी कार्य होगा। दोस्तों, सुनवाई का युक्त अवसर होता है संविधान का अनुच्छेद 311 सब क्लॉज सेकंड में यह प्रावधान करता है कि किसी सिविल सेवक को ऐसी जांच के पश्चात ही उसमें उसे विरुद्ध आरोप की सूचना दे दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, पद उच्चयुक्त किया जाएगा या पंक्ति में अवगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी सिविल सेवक को पदावनत डिमोट करने से पूर्व निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है, कि अगर कोई सिविल सेवक को उससे पद से डिमोट करना है तो उससे पहले उसकी जांच की जाएगी। ऐसे नहीं कि उस पर आरोप की सूचना दी जाएगी, उसे आरोप सिद्ध होते हैं तब उसको डिमोट किया जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाएगा और उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, वो आर्टिकल 311 के सब क्लॉज सेकंड में दे रखा है। उसके पूर्व किन किन शर्तों को पूरा करना होना आवश्यक है? उसे उसके विरुद्ध आरोप की जानकारी दी जाए, जिसको डिमोट करना है उसको आरोप की जानकारी दी जाए कि आपने ये आरोप किया है, उसे अपने विरुद्ध लगे आरोप के संबंध में युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर कोई सिविल सेवक है तो उसको पहले उसने आरोप किया है उसकी जानकारी दी जाए, उसके बाद उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए उन आरोपों के संबंध में। ठीक है, तो यह होता है सिविल सेवक जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है। आप समझ गए होंगे, पद से डिमोट करने से पहले उसको आरोप की जानकारी दी जाएगी और उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट, सामान्य न्यायालय तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अंतर स्पष्ट करें। अभी तक हम लोगों ने बहुत देखा था सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अंतर बताइए। तो दोस्तों, डिस्कस बिटवीन जनरल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सामान्य न्यायालय का स्रोत संविधान है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का स्रोत संसद द्वारा पारित अधिनियम है। जो सामान्य न्यायालय होता है उसका स्रोत कौन है? संविधान के द्वारा, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो होता है संसद द्वारा नियम बनाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सामान्य न्यायालय के प्रमुख अधिकारी विधिवेत्ता न्यायाधीश होते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिविल सेवक तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनका विधिवेत्ता होना आवश्यक नहीं है। जो सामान्य न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश प्रमुख होते हैं, और जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है, उसके जो सिविल सेवक होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, उनका विधिवेत्ता होना आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या है? सामान्य न्यायालय को समान विधि के बिंदु पर निर्धारण का अधिकार है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधि के बिंदु पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ना, तो विधि के बिंदु पर निर्णय नहीं देंगे। जो सामान्य न्यायालय है वो विधि के बिंदु पर निर्णय देगा। चौथा क्या है? एक सामान्य न्यायालय के निर्णय पर पांग्ड न्याय रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों पर पांग्ड न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। दोस्तों, सामान्य अंतर है इससे जनरल कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक कार्य तथा न्यायिक कार्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन? आइए समझते हैं इसको। प्रशासनिक कार्य की शक्ति तथा वैधता अधिनियम से प्राप्त होती है। न्यायिक कार्य राज्य का अंतर्निहित कार्य है, यह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कार्य है। प्रशासनिक कार्य तथ्यों के विनिश्चयीकरण तथा उन पर प्रशासन के विवेकानुसार संपन्न होता है। न्यायिक कार्य में निर्णय विधिक बिंदुओं पर पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट के आधार पर होता है। प्रशासनिक कार्य प्रशासन द्वारा निष्पादित होता है, न्यायिक कार्य देश के न्यायालय निष्पादित करते हैं। प्रशासनिक कार्य पर न्यायालय का नियंत्रण न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से होता है।
न्यायिक कार्य की वैधता न्यायालयों की क्रमिक श्रृंखला के अपील के माध्यम से परखी जा सकती है। हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें न्यायालय का नियंत्रण होता है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं ना। और जो हमारे न्यायिक कार्य होते हैं उसकी वैधता के लिए न्यायालयों की क्रमिक होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं ना। किसी हाई कोर्ट ने दिया निर्णय, उसका सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप ना। समझ गए होंगे आप प्रशासनिक कार्य तथा न्यायिक कार्य के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रलेख या लेख रीट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, जो उच्चतम न्यायालय होता है वो 32 के तहत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय होता है 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। इन रीटों का प्रलेखों का प्रयोजन संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को लागू करना है। ये रिट जारी की जाती है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। इन दोनों अनुच्छेदों में प्रमुख अंतर यह है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार होने के साथ साथ स्वयं एक मौलिक अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 226 संवैधानिक उपचार मात्र है। अनुच्छेद 226 संवैधानिक उपचार मात्र है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु लेख जारी कराया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी प्रलेख उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। जो हमारा 32 है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और जो हमारा 226 है ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए हाई कोर्ट जारी करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पक्ष प्रकृति के रिटों को जारी करने, उपचार प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है। 5 प्रकार के रिटों के बारे में जारी करते हैं। तो दोस्तों, आप बेसिक का अंदाज समझ गए होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।